हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं जो आपके लिए जैसे हमारा आईटीआई फर्स्ट ईयर और आईटीआई सेकेंड ईयर की क्लास जो चल रही थी, उसमें आज मैं आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो में जिसमें हम ये बुक प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, जो पिछली वीडियो में मैंने बनाई है सब मैं इसी बुक से मैंने पढ़ाया है, तो आज भी हम इसी बुक से पढ़ेंगे। जो आज हम बुक यूज़ करेंगे, जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा चालक और कुचालक, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जो है इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आपको पता होना चाहिए कौन से कंडक्टर होते हैं, कौन से इंसुलेटर होते हैं, कौन से सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो सब आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये चैप्टर का नाम है इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसमें चालक किसे कहते हैं, एक बढ़िया चालक में क्या मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए, विद्युत कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले चालकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें कंडक्टर पता होना चाहिए। तो कंडक्टर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया, कंडक्टर हम उन्हें बोलते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ या ऐसे मेटल बोल लो, ठीक है, मैटर बोल लो, जिनमें करंट फ्लो हो जाए उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ या ऐसे मैटर जिनमें करंट फ्लो हो जाए उनको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वही है इसमें। तो कंडक्टर का क्या होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे कंडक्टर के क्या गुण होने चाहिए, सिंपल याद रखो, जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो सके और जिसका रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है, तो वही हमारा कंडक्टर कहलाता है, अच्छा कंडक्टर। तो कंडक्टर वही हुआ, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाए आसानी से और जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, तो उन्हें हम चालक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना है। एक अच्छे कंडक्टर के क्या गुण होने चाहिए, उसमें हाई करंट फ्लो होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ईजिली हमें वो मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई भी कंडक्टर हम ले तो वो हमें आसानी से प्राप्त होना चाहिए। सपोज हम एक कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, और एक यूज़ कर रहे हैं हम सिल्वर, तो हमें जो है एल्यूमिनियम जो होता है ईजिली मिल जाता है, जबकि चांदी जो होगा इतना ईजिली नहीं मिलेगा, उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। ठीक है, तो एक अच्छे कंडक्टर जो होता है उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे कंडक्टर में। पहले हमने कंडक्टर पढ़ लिया, जिसमें करंट फ्लो हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, फिर उसके क्या उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, तो गुण में भी मैंने आपको बता दिए। एक तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, सस्ता होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी हमको ईजिली मिल जाए वो। ठीक, तो अब हम उसको आगे देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, एक चीज़ छूट गया था इसमें, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैंने भी ये पिछली वीडियो में जो आपका था उसमें मैंने इसको पढ़ाया था आपको। ठीक है, पिछली जो चैप्टर थे आपके इलेक्ट्रॉन थ्योरी में मैंने क्या बताया था कि हमें पता है जो करंट फ्लो होती है वो मेटल्स में फ्लो होती है, यानी धातुओं में फ्लो होती है, अधातुओं में नहीं होती है। ठीक है, तो जिन भी एटम्स के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें करंट फ्लो होती है। ठीक, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जिन पे 4 होते हैं बाहरी कक्षा में उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। और जिनमें 4 से ज़्यादा होते हैं उनमें नॉन मेटल यानी अधातु, जिनमें करंट फ्लो नहीं होती। तो जिनमें करंट फ्लो नहीं होती उनमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में। ठीक है, जैसे अगर हम सोडियम ले तो सोडियम का कितना होता है, 11, तो यानी 2, 8 और 1, तो यानी इसकी जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरी वाली है उसमें 8 है, तीसरी वाली में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 से कम है। बाहरी कक्षा कौन सी है उसकी, सबसे लास्ट सेल तीसरी है, तो उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या है, आपका मेटल है। ठीक है, तो ये एक आपका सबसे अच्छा मेटल है आपका। ठीक है, तो ऐसी आपके जो मेटल है जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इन सब में क्या होती है, करंट आसानी से फ्लो हो जाती है आपकी। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं। तो जैसा आपको पता होगा ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इसमें जो मेन पॉइंट होंगे वो आपको बता दूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत लंबा पड़ जाएगा ये आपको। तो आपके आप बुक होगी तो उसमें आप इजीली पढ़ लेना, ऐसे मैं उसको जो मेन वर्किंग है वो समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा स्पीड में रहना पड़ेगा। ठीक है, जो मेन टॉपिक होंगे उनको मैं आपको ढंग से समझा दूंगा। तो एक अच्छे चालक के गुण होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, बाजार में उपलब्ध होना चाहिए आसानी से, कीमत उसकी
कम होनी चाहिए, ठीक है। डक्टाइल उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। डक्टाइल क्या होती है, अगर हम कोई मेटल है उसको खींचते हैं तो वो तार के रूप में होना चाहिए, ठीक है, तार के रूप में बना सके हम उसे, तो उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, ये अच्छे चालक के गुण है, तो आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकता है पेपर में। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि बिजली के कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख चालक, ठीक है। तो आप जैसे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिशियन है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है। तो जैसे हम पहला पढ़ते हैं इसमें सिल्वर, तो सिल्वर क्या है, एक आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है इसे, यानी सबसे अच्छा चालक, इसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होती है आपकी। इससे पहले गोल्ड आता है। गोल्ड में अगर जो हमारा शुद्ध होता है, शुद्ध अवस्था में गोल्ड क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में, ठीक है। तो इसलिए हम सिल्वर को नहीं लेते, किसको लेते हैं, चांदी को। तो ये बहुत अच्छा चालक होता है। इसकी चालकता कितनी है, 98% के आसपास है, ठीक है। चालकता इसकी 98% के आसपास है। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, यानी करंट को बहुत कम अपोज करता है ये। और जो इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात याद रखने वाली है, इसमें इसका यूज़ हम जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, यानी कहीं पे सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए दो कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, यानी कहीं पे हमें ज्वाइंट करना है तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो बिजली के यंत्रों में भी इसका यूज़ किया जाता है। हाई करंट जो आपके स्टार्टर होता है उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत अधिक, यानी ये जल्दी से गलता नहीं है आपका, ठीक है, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका तांबा। मैं आपको जो ये है आपके कंडक्टर, इनका आपको नाम और इनकी वर्किंग बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो इसकी बहुत लंबी है। तो मेन मेन चीज़ों जो है इनमें, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप इसको बुक से पढ़ सकते हो या ये वीडियो को पॉज करके इसको आप रीडिंग कर सकते हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, तो इसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बाकी इसकी जो चालकता होती है 90% तक होती है, ठीक है, यानी इसकी कंडक्टिविटी 90% है और रेजिस्टेंस इसका कम होता है। यानी जो आपका चांदी है उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है आपका कॉपर। चांदी के बाद जो सबसे अच्छा चालक है वो कौन सा है, कॉपर है आपका, ठीक है। तो कॉपर की क्या होती है, आपकी तारें बनाई जाती है, केबलें होती हैं, ठीक है, बस बार बनती है। बस बार की ना होती है, जैसे कनेक्शन देते हैं हम, ठीक है, जैसे हमें कहीं से इनपुट आ रहा है और उसको आउटपुट में देना है तो उसको बस बार के थ्रू देते हैं, ठीक है, बीच में बस बार लगते हैं, यानी कनेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। अर्थ की जो प्लेटें होती है, बिजली की मशीनों, वाइंडिंग जो करते हैं हम कॉपर की करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है कॉपर के बारे में। बाकी इसके दो प्रकार के आते हैं, एक हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, एक एनिल्ड कॉपर होता है, ठीक। अब हम इसको समझते हैं क्या है ये। अब इसमें आता है, जैसे हमने पढ़ा है कि कॉपर दो तरीके के आते हैं, एक हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, एक एनिल्ड कॉपर होता है। एनिल्ड कॉपर कंडक्टर होता है आपका, ठीक है। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर उसे बोलते हैं जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी जो मजबूत होता है आपका, ठीक है, तो उससे हार्ड ड्रॉन कॉपर बोलते हैं। एनिल कॉपर उसे बोलते हैं, जैसे आपने वाइंडिंग की तार देखी होगी, तो वो क्या होती है आपकी किसी भी शेप में मुड़ जाती है वो, ठीक है, तो उससे बोलते हैं एनिल। यानी यदि तांबे को गर्म करने के पश्चात पानी से ठंडा किया जाए, यानी पहले तांबे को गर्म करना है उसके बाद ठंडा किया जाए, तो वह बहुत नरम यानी एनिल हो जाता है। नरम, एनिल का मतलब होता है नरम हो जाता है, यानी उसको आसानी से हम मोड़ सकते हैं। जैसे वाइंडिंग की तार को हम किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एनिल कॉपर। तो जो हम वाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, कैसा कॉपर यूज़ करते हैं, एनिल कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर जो होता है आपका, ये थोड़ा हार्ड होता है, जो यूज़ होता है ओवरहेड लाइन में यूज़ करते हैं, यानी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें यूज़ करते हैं, अर्थिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर आपका जैसे कम्यूटेटर बनता है उसमें भी यूज़ होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो ये हैं आपके कॉपर के टाइप्स, ठीक है। बाकी इसमें आप देख लेना जो आपको और इम्पोर्टेंट लगे। बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना याद रखोगे बहुत है इसके लिए आपके एग्ज़ाम व्यू से, ठीक है, क्योंकि मैंने जो जो क्वेश्चन देखे हैं एग्ज़ाम में पुराने पेपर्स में, तो इन्हीं से बने हैं, ठीक है, ज़्यादातर, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम जो आता है कॉपर के बाद आता है आपका, ठीक है। पहले में सिल्वर, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। आजकल जो एल्यूमिनियम की ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कॉपर को क्या कर दिया इसने, रिप्लेस कर दिया। यानी कॉपर के बाद जो सबसे अच्छा माना जाता है एल्यूमिनियम माना जाता है, क्योंकि कॉपर से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम एल्यूमिनियम, क्योंकि यह थोड़ा सस्ता भी होता है, ठीक है। कॉपर हमारा महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये, और कंडक्टिविटी भी ये थोड़ा सही है इसकी, यानी हमारा क्या हो जाता है, अगर उसकी कंडक्टिविटी 90% है तो इसकी कितनी है 60%। मगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम को प्रीफर कर लेते हैं, ठीक है, बनाने में। भले इसकी कंडक्टिविटी कम है मगर इसकी कॉस्ट भी कम है। तो जैसे लाइन आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, वहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम कॉपर की यूज़ करेंगे तो कितना हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का, तो इसलिए वहाँ पे कॉपर की तार यूज़ करते हैं। कौन सी कॉपर यूज़ करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन, कौन सी एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ACSR, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है या पूछा जाता है ओवरहेड लाइन में कौन से कंडक्टर यूज़ करे जाते हैं, तो ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी बीच में स्टील होता है, उस बीच में स्टील की तारें होती है और उसके चारों ओर क्या होती है, कॉपर की तार ऐसी मोड़ी होगी, मोड़ी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा तारों को, यानी ऐसे ऐसे मुड़ी होती है वो अंदर, ठीक है। मतलब वो तारों को मोड़ के बनाया जाता है आपका, ठीक है। तो अंदर उसकी स्टील होती है, बाहर उसकी कॉपर होती है, तो इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी हो गई, इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये इसका इसमें इतना ही याद रख लेना आप, ठीक है। बाकी इसका यूज़ क्या है आपका, जैसे ओवरहेड लाइन में हो गई, अंडरग्राउंड केबल में हो गई, वाइंडिंग यूज़ करते हैं आजकल हम, जैसे पंखे की वाइंडिंग भी एल्यूमिनियम की आती है, मोटर्स की, ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर वेल्डिंग सेटों में यूज़ किया जाता है इसे। तो बहुत ही जगह यूज़ होता है आपका एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर से ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल, क्योंकि कॉस्ट से जो, कॉपर तो अच्छा है मगर क्या है कॉस्ट के उसमें कंपेयर में एल्यूमिनियम ज़्यादा हमें प्रीफर करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोहा। जो लोहा है आपका, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी कॉपर से 8 गुना कम होती है, यानी 8 टाइम्स कम है इसकी, 8 गुना कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसका यूज़ आपका ज़्यादातर कहाँ ही किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है जैसे आपके, क्योंकि इसका ये क्या काम करता है मेन, पहले इसका हम वर्क देखते हैं कि जो कॉपर है वो कहाँ यूज़ होगा आपका। इसका काम जो होता है, ये लोहा जो करता है चुंबकीय रेखाओं को चलने के लिए एक बढ़िया रास्ता प्रदान करता है। यानी जैसे कोई भी मैग्नेटिक सर्किट है, वहाँ पे चुंबकीय लाइन होती है, तो चुंबकीय लाइन को क्या होता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है ये, अच्छा, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम कहाँ पे, और इसकी मैकेनिकल शक्ति भी ज़्यादा होती है, यांत्रिक शक्ति शक्ति ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसके जैसे बॉक्स बनाए जाते हैं, ICTV बॉक्स, DP बॉक्स, ठीक है। स्विचों के ढांचे बनाए जाते हैं, स्टार्टर के ढांचे, यानी जो उनके कवर होते हैं, मोटर के कवर हो गए आपके, ठीक है, लाइटों के फ्रेम हो गए, कंड्यूट पाइप हो गए, कंड्यूट या GI पाइप्स हो गए, तो वहाँ पे लोहे का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक लाइन, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है तो इसको ईजिली ये क्या करता है, एक रास्ता प्रदान करता है। तो ये काम होता है लोहे का, ठीक है। अगला जो आता है इसमें GI वायर, ठीक है। तो GI वायर क्या बोलते हैं इसको, क्यों आपकी जो लोहे की जो लोहा होता है उसमें जल्दी से क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपके लोहे की चीज़ें होती हैं उनमें जंग जल्दी लग जाता है, क्योंकि वातावरण के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उससे रिएक्शन होने लग जाती है लोहे की, ठीक है। तो उसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो आपकी उसमें जंग लगने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें एक परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जस्ते की। क्या करते हैं, उस वायर के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं जस्ते की, तो उसको बोलते हैं हम GI वायर, ठीक है। GI वायर आप अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, अर्थिंग वायर के रूप में यूज़ करते हैं। तो GI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गैल्वेनाइज आयरन, ठीक है। तो इसका यूज़ ओवरहेड लाइन, आपने देखा होगा ये GI की तार यूज़ भी होती है, ठीक है, ओवरहेड लाइंस में, आपकी अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये यूज़ है आपके GI तार का। अगला आता है पित्तल, ठीक है। पित्तल हो गया, टंगस्टन हो गया। अब हम इनके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हैं आपका, तो
जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। पित्तल जो पहले आपको याद रखना है, पित्तल कैसे बनता है। तो पित्तल जो होता है तांबे और जस्ता का मिक्सचर होता है, ठीक है। तांबे और जस्ता को मिक्स करके बनाया जाता है। इसकी सुचालकता चांदी की तुलना में 48% होती है, ठीक है। बाकी इसके यूज़ क्या हैं, स्विचों में यूज़ होते हैं, होल्डरों में यूज़ होते हैं, टर्मिनल, मेन जो पित्तल के टर्मिनल आपके बनते हैं, ठीक है। प्लेटों के नट बनाने में, ट्रांसफार्मर के लंबे कनेक्शन के लिए, ठीक है। विद्युत मशीनों की शाफ्ट में पित्तल का यूज़ होता है। इतना आपको याद रखना है इसमें। अगला आता है टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, एक बहुत कठोर धातु है। ये क्या करता है, इसका तापमान बहुत ऊंचा है, यानी ये जल्दी से गलता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बल्ब या ट्यूबलाइटों के फिलामेंट इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हाई करंट फ्लो होती है, तो वो क्या करता है, गर्म होके क्या करता है, लाइट को एमिट करता है, ठीक है। वो कभी जलता नहीं आपका, यानी कम उसका गलनांक जो होता है वो हाई हो, मतलब जल्दी से गलता नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें आता है टिन। टिन का क्या होता है, ठीक है। टिन जो आपका यूज़ होता है वो फ्यूज़ की जो तार होती है, ठीक है। तो उसमें टिन की तार यूज़ करते हैं हम। फ्यूज़ की तारें विभिन्न प्रकार के सोल्डर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी ये जल्दी से आपका गल जाता है। तो जब भी हैवी करंट आएगी तो उतने उसमें क्या हो जाता है, फ्यूज़ आपका उड़ा देता है, यानी ये गल जाती है तार, ठीक है। उसके बाद आता है लैड। लैड जो आपका यूज़ होता है वो यूज़ होता है, आपने देखा होगा बहुत सी केबल होती है जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं, ठीक है। तो उसके जो अंदर यानी इंसुलेशन के यूज़ करते हैं हम लैड, यानी लैड की उसमें एक पत्ती चढ़ा देते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है इसका लैड का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो आता है आपका क्या है, जिंक। जिंक का यूज़ होता है आपका, जिंक यूज़ होता है आपका, ये एक, ये भी क्या है, कंडक्टर है, सुचालक है, ठीक है। तो जिंक आपने ड्राई सेल पढ़ा होगा, तो ड्राई सेल में जो ये बाहर की जो ये प्लेट होती है ना, ये जिंक की बनाई जाती है, ठीक है। तो ये प्लेट नेगेटिव का काम करती है, बीच में इसमें एक रॉड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव का काम करती है, ठीक है। तो ये जो बाहर की इसकी बॉडी बनती है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, जिंक की बनी होती है, ठीक। जैसे और हमने जिंक का भी पढ़ा था कि लोहे में जंग जल्दी लग जाता है, तो उसमें एक लेयर लगाते हैं, वो क्या है कि लगाते हैं, इसी की लगाते हैं, जिंक की, ठीक है। अगला आता है मरकरी। मरकरी भी क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। जो क्या है, ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। तो पूछा जाता है तरल अवस्था में कौन सा एक ऐसी धातु है जो चालक है, तो वो पारा है आपका, ठीक है, मरकरी। तो ये आपकी ट्यूबलाइट होती है, ठीक है। कुछ मरकरी स्विचें हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे ये सब। ये लैंप, मरकरी लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी स्विच, ट्यूबलाइट जो होती है, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी जो ट्यूबलाइट होती है आपकी, उनमें यूज़ होता है ये आपका कंडक्टर का काम करते हैं, ठीक। अगला आता है गैसेस। गैसेस में जैसे हीलियम, आर्गन, ठीक है, ये सब क्या है, बिजली की अच्छी चालक होती है, यानी इनमें करंट फ्लो होता है आपका। इनका टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होता है इनमें। तो ये हमने इससे पहले मैंने आपको क्या कंडक्टर्स के बारे में बताया था, तो उसमें आपकी गैसेस भी थी, ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जैसे सेल्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भी क्या होता है, आपका चालक होता है। उसमें हम H2SO4 यूज़ करते हैं, कोई भी जो आपका अम्ल होता है, ठीक है, HNO3 यूज़ करते हैं। तो सब आपका क्या होता है, क्या करता है, वो अभी आपका चालक की तरह काम करता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी चालक की तरह काम करता है, जैसे बैटरी चार्जर, ठीक है, जो आपकी बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो आपका एक कंडक्टर होता है, यानी जब उसमें करंट फ्लो कराते हो तो वो कंडक्टर बन जाता है आपका, ठीक है। अब आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक किन्हें बोलते हैं हम, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये चालक भी हो सकते हैं, अचालक, यानी उनमें करंट फ्लो भी हो सकते हैं, ना भी हो सकता है, तो उन्हें बोलते हैं अर्धचालक। जिनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था ना, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो धातु, 4 होंगे तो धातु, ठीक है, अर्धचालक, या 4 से ज़्यादा होंगे तो कुचालक। तो सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जो
जिनकी चालकता क्या होती है, जिनकी चालकता चालकों और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी इनका इनके बीच का होगा। ठीक है, यही इसमें लिखा है। नेक्स्ट आता है कुछ अर्धचालक इसने दिखाए हैं, दिए हैं बुक में, जैसे यूरेका, मैग्नीन, जर्मन सिल्वर, ये सब आपके क्या हैं, अर्धचालक हैं। जो सबसे ज़्यादा अर्धचालक यूज़ किए जाते हैं वो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है यही सबसे ज़्यादा आपके अर्धचालक यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी अर्धचालक भी यूज़ होते हैं मगर मेन जो है ये दोनों यूज़ करते हैं, किए जाते हैं, जो वाइडली यूज़ होते हैं आपके। ठीक है, तो यूरेका जो है आपका, वो क्या है, तांबे और किससे बनता है, निकिल से मिल के बनता है आपका। ठीक है, 60% आपका तांबा, 40% निकिल होता है, तो ये आपका यूरेका हो गया। बाकी इसमें मैग्नीज है, इसमें तांबे और मैग्नीज और 4% निकिल से ही मिलकर बना होता है। ठीक, इसमें मेन ये याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये, तो इसमें ये याद रखना है किस मेटल से बना होगा, कितने परसेंट क्या होता है। ठीक है, अगला आता है इसमें जर्मन सिल्वर। ठीक है, 60% तांबा, 30% निकिल और 10% जस्ता है उसमें होता है। ठीक है, कलर इसका चांदी के जैसा होता है और इसकी रेजिस्टेंस तारे बनाने के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, बिजली के संपर्क, उत्तम प्रकार के वाल्वोज आदि बनाए जाते हैं इससे। तो इसमें याद रखना है 60% तांबा और 30% निकिल और 10% जस्ता से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्लेटिनोइड ये 64% तांबा, 15% निकिल और 10 आपका कितना बचा ये, इसमें कटिंग है ये। ठीक है, 20% जस्ता और 1% टंगस्टन। ठीक, तो ये आपका मिला के बनाया जाता है प्लेटिनोइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइक्रोम, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम जो बनता है 80% निकिल, 20% क्रोमियम। ठीक है, कि ये मिश्र धातु होती है। सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नाइक्रोम का यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए। जैसे आपके जो भी फ्रिज बोल रहा हूँ मैं, गीज़र हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है, इन सब में नाइक्रोम की तार यूज़ होती है। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसमें करंट फ्लो होता है तो ये हाई क्या करता है, हीट जनरेट करता है आपका। ठीक है, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो जैसे लिखा होगा एलिमेंट, इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर, बिजली के केतलियाँ, हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद कर लेना। निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और यूज़ इसका जितनी भी है हीटिंग एलिमेंट, जो यानी जो चीज़ गर्म होती है, जो भी बिजली के उपकरण आप घरों में यूज़ करते हैं जिस वो भी गर्म होती है, वहाँ पे नाइक्रोम की तार यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो इसमें आता है कैथल। ठीक है, तो ये बनता है क्रोमियम, निकिल और लोहे से मिलकर बना होता है। इसका क्या होता है, इसकी रोधकता तथा पिघलने यानी इसका पिघलने यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसलिए इनका यूज़ क्या करते हैं, भट्टियों में यूज़ करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक भट्टियाँ होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है आपकी, वहाँ पे यूज़ करते हैं कैथल का, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, यानी बहुत जल्दी से नहीं गलता है। ठीक है, बहुत टेम्परेचर पर गलता है, इसलिए इसको भट्टियों में यूज़ करते हैं। अगला आता है कार्बन। तो कार्बन का रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, और इसकी जो ये नरम नरम यानी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहाँ यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा मोटर में कार्बन के ब्रश यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, और कहाँ यूज़ करते हैं इसको, और इसका यूज़ होता है आपका कम्यूटेटर, यानी कम्यूटेटर के ब्रश के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो इसमें आता है कुचालक। कुचालक मैंने आपको बता दिया जिनमें करंट फ्लो नहीं होता इजीली। ठीक है, उन्हें कुचालक बोलते हैं। तो कुचालक आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कागज़ हो गया, सूखी लकड़ी हो गए, ठीक है, रबड़ हो गई, ये सब क्या है, कुचालक हैं, क्योंकि इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। इसकी प्रतिरोधकता यानी इसके जो रेजिस्टेंस होता है 10⁻²Ω सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, इसके बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कुचालक होते हैं आपके। ठीक है, तो एक अच्छे कुचालक क्या क्या गुण होने चाहिए, तो एक अच्छे कुचालक की क्या होनी चाहिए, प्रतिरोधकता ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अपोज करना चाहिए, उसी को हम अच्छा रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है,
उसी को हम अच्छा रेजिस्टिविटी बोलते हैं। नमी, नमी से क्या होना चाहिए, नमी का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नमी उसकी सुचालकता बढ़ाती है, इसलिए नमी, अगर उस पर कोई पानी नमी पड़ता है तो क्या हो, उस पर कोई असर ना हो, तो उसे हम बोल देंगे एक अच्छा क्या, इंसुलेटर। ठीक। नेक्स्ट जो इसमें आता है आपका, नमी का कोई असर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, ये मैंने बता दिया। जैसे आपका कोई भी इंसुलेटर है, सब कागज़ है, कागज़ इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें नमी का कोई असर ना हो, ठीक है। परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। परमेबिलिटी किसे बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी किसे बोलते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर विद ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी अगर मान लो हमारे पास कोई कंडेंसर है या कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी एक बार हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के निकाली, यानी जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में एक बार हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा और एक बार एयर भरी, ठीक है, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो उसे बोलते हैं हम परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू, एक बार डाइलेक्ट्रिक के थ्रू क्या वैल्यू है, एक बार एयर के थ्रू क्या वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी परमिटिविटी उतना अच्छा वो कुचालक होगा, ठीक है। अगला आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो कितना वोल्टेज को सहन कर सकता है, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, यानी जो भी आपका कुचालक है जहाँ पे भी हम उसको यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को शेयर करने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा 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 आपका कुचालक नहीं होना चाहिए कि वो क्या है, थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो वो ख़राब हो जाए या उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है कि यांत्रिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यानी इंसुलेटर जो होते हैं उनकी यांत्रिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, टूटने वाले नहीं होने चाहिए। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, इंसुलेटर ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर ये क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये अच्छे इंसुलेटर के आपके क्या हैं, गुण हैं, तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। तो बहुत से टाइप्स के इंसुलेटर हैं, ठीक है, तो आपको बस इनके नाम याद रखना है। जो सबसे अच्छा आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है, तो अब्रक यानी माइका होता है, ठीक है। जो हमारा कहाँ यूज़ होता है, जैसे हमने मोटर पढ़ते हैं तो मोटर में जो कम्यूटेटर होता है उसके सेगमेंट के बीच में यूज़ करते हैं माइका को, ठीक है। तो इसमें लिखा होगा इलेक्ट्रिक प्रेसों में यूज़ होता है, कम्यूटेटर सेगमेंटों में यूज़ होता है, मोटर की झिरियों में यूज़ होता है, कंडेंसर में होता है, ठीक है। तो ये 600 डिग्री सेल्सियस पर नरम पड़ता है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस तक ये सहन कर सकता है आपका, ठीक है। बाकी इसमें आता है आपका एस्बेस्टस, ठीक है। तो एस्बेस्टस क्या होता है, रेशेदार खनिज पदार्थ है आपका, ठीक है, जो यूज़ होता है आपकी सीटें जो होती है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस की जो नीचे सीट लगी होती है, ओवन के नीचे, बिजली की केतली के नीचे, वहाँ पे यूज़ होता है आपका, ठीक है, एस्बेस्टस। तो ये भी एक इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी जहाँ पे हमें करंट से बचाना है वहाँ पे यूज़ करते हैं इसे, करंट जहाँ पे फ्लो ना हो, ठीक है। अगला आता है रबड़। तो रबड़ यूज़ करते हैं हम। रबड़ क्या है, जैसे एक इंसुलेटर है, इसको हम यूज़ करते हैं जैसे वायर के चारों तरफ इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको कठोर और कठोर बनाने के लिए इसमें क्या, गंधक 5% गंधक मिला लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो बनाए जाते हैं जैसे VIR, रबड़ से जो बनता है, जो रबड़ से इंसुलेशन बनता है, वेल्कनाइज इंसुलेटेड रबड़, जो आपकी वायर के चारों तरफ रबड़ लगता है, ठीक है। जो इंसुलेशन होता है, आपने देखा होगा वायर को छिलते हैं तो उसके चारों क्या होता है, इंसुलेशन होता है, वो VIR रबड़ का होता है, ठीक है। तो तारों पर कुचालक चढ़ाने, रबड़ दस्ताने बनाने में, बैटरी के कंटेनर, हाँ, बैटरी का जो कंटेनर होता है बाहर का, उसको बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक तो VIR की फुल फॉर्म याद रखना पक्का, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, वल्केनाइज इंसुलेशन या इंसुलेशन रबर, ठीक है। और इसका है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है, यानी इसको हम बनाते हैं खुद, सिंथेटिक यानी हम जिसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इस पे
किसी चीज़ का असर नहीं होता आपका, ना एसिड का होता है, ना बारिश का होता है, ना तेजाब का होता है, किसी चीज़ का नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आजकल आपका कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे रबड़ की जगह आजकल पीवीसी यूज़ करते हैं, बोलते हैं ना पीवीसी वायर, पीवीसी पाइप, तो वहाँ पे यूज़ होता है ये, इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके कुछ पाइप बनते हैं आपके पीवीसी के, ठीक है, जो आप बिजली में यूज़ करते हैं पाइप। अगला आता है एबोनाइट, वेल्कनाइट। ठीक, तो एबोनाइट और वेल्कनाइट जो होता है आपका कहाँ यूज़ होता है, जो बैटरी के बर्तन होते हैं यानी कंटेनर बाहर का, वो यूज़ उसको बनाने में यूज़ होता है, टर्मिनल यंत्र फ्रेम आदि बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, इसको इतना याद रख लेना। बैकेलाइट, बैकेलाइट क्या आपके होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल में। जो आपकी सीटें होती है, बिजली की सीटें होती है ना जिनमें स्विच बोर्ड लगते हैं, वहाँ यूज़ होते हैं, स्विच इसके बनाए जाते हैं, लैंप होल्डर इसके बनाए जाते हैं, तो ये सब बैकेलाइट के होते हैं आपके यहाँ। ठीक है, प्लास्टिक, एक प्रकार का प्लास्टिक पदार्थ होता है ये। ठीक है, बाकी इसमें आता है पोर्सलिन, तो ये चीनी मिट्टी का होता है। पोर्सलिन यानी जो चीनी मिट्टी की चीज़ें बनती है इलेक्ट्रिकल में, जैसे आपके इंसुलेटर बनते हैं कहाँ, जो ट्रांसमिशन लाइन में देख लगते हैं, आपने देखा होगा इंसुलेटर होते हैं उनमें तार को बांधा जाता है, तो वो पोर्सलिन के बने होते हैं। ठीक है, आगे आगे आता है बिटूमेन, तो ये तारकोल जैसा होता है ना, तारकोल काला, उस तरीके का होता है ये। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं हम क्या ही मिले, वार्निश, वार्निश बनाने या भूमिगत केबलों के जोड़ करने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मिलता कहाँ से हमें, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों से मिलता है ये। ठीक, अगला आता है इसमें गुट्टा पर्चा। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंसुलेटर है। ठीक है, तो इससे इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जब पानी या समुद्र में बिछाई जाने वाली केबलों में इसको इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कुचालक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये रासायनिक उत्पाद है, यानी इसको बनाया जाता है आपका, रबड़ जैसा होता है ये। ठीक है, तो जहाँ पे हमें पानी में कहीं केबल को बिछाना है तो वहाँ पे इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं गुट्टा पर्चा। कांच, कांच आपका एक उत्तम क्या होता है, कुचालक है, पारदर्शी कुचालक। ठीक है, तो जो कांच आपने देखा होगा, ना तो उसमें पानी का असर होता है, ना तेजाब का, किसी चीज़ का असर नहीं होता, वैसे इसकी यांत्रिक शक्ति कम होती है, यानी ये जल्दी से टूट सकता है आपका, तो इसलिए इसके क्या बनाए जाते हैं, जैसे आपके बिजली के बल्ब, बल्ब जो होते हैं वो कांच के बने होते हैं। ट्यूब, मरकरी, आर्क रेक्टिफायर, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कुचालक बनाने में जो कुचालक होते हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, इंसुलेटर बनाने में भी कांच का उपयोग होता है। ठीक है, अगला आता है फाइबर। ठीक है, तो फाइबर के क्या बनते हैं आपके, जैसे टर्मिनल प्लेटें होती है, बिजली फिटिंग की सीटें जो होती है, पैनल बोर्ड होते हैं, वो सब फाइबर के बनते हैं आजकल आपके। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, हाँ, तो इतना इसमें याद रख लेना आप, बाकी इसमें कुछ है नहीं इस खास। बाकी इसमें आता है सैल्क। सैल्क जो है आपका, ठीक है, क्या होता है, ये जंगली जो कीड़े होते हैं ना वो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं हम इंसुलेटिंग वार्निश, तेल टाइप का होता है, इसको वार्निश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आता है कागज़। कागज़ क्या है, एक सूखा कागज़ एक बहुत बढ़िया रोधक है, यानी इसका रेजिस्टेंस, ये बहुत अच्छा क्या करता है, करंट को अपोज करता है, यानी इसमें करंट जल्दी से फ्लो नहीं होता आपका। ठीक है, और आपका सस्ता पड़ता है, लचक बहुत अधिक होती है इसकी। ठीक है, तो अगर इस पे जैसे गीला हो जाता है ना, तेल मोम से गीला कर दे तो इसकी प्रतिरोधकता यानी इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। तो इसका यूज़ करते हैं तेल से भरी पावर केबलों, कंडेंसर आदि बनाने में इसका यूज़ करते हैं। कागज़ के जो कंडेंसर होते हैं, आपने देखा होगा कैपेसिटर को खोलोगे तो उसके अंदर कागज़ दिखेंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट इसका आता है, नेक्स्ट इसमें आता है जो वुड यानी लकड़ी, तो लकड़ी भी हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए। ठीक है, कुचालक के रूप में यूज़ करते हैं इसे, मगर इसमें क्या है, ये नमी जल्दी से पकड़ लेती है, आग जल्दी से पकड़ देती है। ठीक है, तो वाइंडिंग के बोर्ड इसके बनाए जाते हैं, राउंड ब्लॉक, पैनल बोर्ड, ओवरहेड लाइनों के खंभे जो होते हैं आपके, पोल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। लेड एसिड बैटरी के लिए सेपरेटर लकड़ी के बनाए जाते हैं। सेपरेटर यानी जहाँ पे सेलों को अलग अलग रखते हैं, यानी एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखते हैं, तो वहाँ पे बीच में लकड़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, खनिज तेल, खनिज तेल आप कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल है तो उसमें वो खनिज तेल यूज़ होता है आपका।
स्टार्टर आदि में खनिज तेल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या के लिए यूज़ करते हैं? इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी वो इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, कुचालक की तरह काम करते हैं। इसमें आता है लेदराइड, ये आपका क्या होता है, एक पेपर होता है आपका, जो वाइंडिंग करते समय मोटरों की स्लॉट में डालते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। एम्पायर क्लॉथ यानी एक कपड़ा होता है जो वाइंडिंग में यूज़ करते हैं हम, ये वाइंडिंग के मटेरियल है आपके। ठीक है, कपड़ा देखना, कभी वाइंडिंग खोलना तो वहाँ पे एक कपड़ा होगा लपेटा हुआ वाइंडिंगों में, तो वो भी यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए। रुई रेशम, ये भी आपके लिए यूज़ होता है, वाइंडिंग में यूज़ होता है ये। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, बांधते हैं जैसे वाइंडिंगों को। फिर आता है इसमें पॉलिस्टर सफ़ेद फिल्म वाइट सीट। ठीक है, यह भी आपकी कहाँ स्लॉटों में फिक्स करते हैं, जो मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो मोटर के जो स्लॉट होते हैं उनमें फिक्स करते हैं। इंसुलेटिंग वार्निश, तो ये तेल होता है आपका जो हम किस में करते हैं, वाइंडिंग करने के बाद वाइंडिंग में डाल देते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या आपस में चिपक के करते हैं, एक दूसरे को इंसुलेट कर देते हैं। अगला आता है इनेमल। इनेमल हम देखते हैं, इनेमल इनेमल जो होता है, जैसे आपकी वाइंडिंग की तार होती है कॉपर, तो उसमें एक परत लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, तो लेयर क्या के लिए चलाई जाती है, इंसुलेशन के लिए चढ़ाई जाती है, तो उसको बोलते हैं इनेमल। ठीक, तो ये आपके कुछ इंसुलेशन पदार्थ है जिनके बारे में हमने देखा, 21 तक है ये। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, इनके थोड़ा थोड़ा बहुत इनके फंक्शन याद रख लेना, किससे बना होता है, कैसे बना होता है। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये थ्योरेटिकल है। ठीक, इसको आप एक बार पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको जो जो इसमें मेन था वो इसको आपको बताया है। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं थी कि कैसे कैसे होता है, आपको केवल इनके नाम याद रखना और कहाँ यूज़ होता है, ये चीज़ें याद कर लेना जो जो मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, जो इंसुलेटिंग पदार्थ है उनको कुछ ग्रेड में बांटा गया है, क्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो एक क्लास दी है यहाँ पे, और इन क्लास में कौन से मटेरियल आते हैं वो इनकी आगे गिवन है। ठीक है, तो वाई क्लास जो होती है वो 90 डिग्री सेल्सियस तक जिनकी सहन करने की क्षमता होती है, तो उसमें आता है आपका रुई, रेशम, कागज़, लकड़ी, ये सब चीज़ें आती हैं। एक कैटेगरी में जो आता है वो 105 डिग्री सेल्सियस तक को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो इसमें वार्निश किया गया कागज़, तेल से भीगी हुई रुई, रेशम आदि आते हैं। ई कैटेगरी में 120 डिग्री सेल्सियस तक उसकी लिमिट है, यानी उतना तक वो सहन कर सकता है। तो इसमें इनेमल, सिंथेटिक रेजन, फाइमर डिहाइड्राइड के साथ कागज की गई कागज, यानी यहाँ तक कागज कुगज जो आते हैं आपके वो आते हैं। ठीक है, बी कैटेगरी में आपके आते हैं 130 डिग्री जो इनकी लिमिट होती है, तो इसमें आपके अभ्रक यानी माइका, फाइबर, कांच, एस्बेस्टर आदि इनऑर्गेनिक पदार्थ आते हैं। ठीक है, एफ कैटेगरी में आते हैं 155 डिग्री तक, तो इसमें आपका क्या आता है, इस श्रेणी में पॉलीयूरेथेन एवं वार्निश आदि के साथ समर्थित किए गए इनऑर्गेनिक पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो ये ऑर्गेनिक के पदार्थ हैं ये भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बी क्लास से अधिक तापमान सहन कर सकते हैं, जो मतलब बी तापमान से अधिक 155 डिग्री तक सहन कर सकते हैं, वो वाले वार्निश आते हैं आपके। ठीक है, और इनऑर्गेनिक पदार्थ यानी जैसे ये है ना कांच, फाइबर, ये ऐसे ही आते हैं जो 155 डिग्री तक सहन कर सकते हैं। यानी बी कैटेगरी में जो है, बी कैटेगरी में जो और कुछ रह गया जो थोड़ा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं वो आपके एफ तक आते हैं। ठीक है, एच कैटेगरी में कितने आते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस तक को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो इस श्रेणी में भी आपके माइका, फाइबर, कांच, यानी इनकी जो लिमिट हो गई ये बढ़ा दी गई है, यानी माइका की लिमिट 180 डिग्री सेल्सियस कर दी तो वो एच कैटेगरी में आ जाएगा आपका। वैसे फाइबर, कांच, इन सबको 180 डिग्री में रखा। तो सी कैटेगरी में आते हैं 180 डिग्री से ऊपर, तो इसमें भी आपके सिरामिक, कांच, क्वार्ट्ज, माइका, एस्बेस्टर आदि पदार्थ आते हैं। ठीक है, जो ऊंचे तापमान पर अपनी प्रतिरोधकता बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इन सबको मतलब क्या करा है, टेम्परेचर के हिसाब से डिवाइड कर दिया, तो टेम्परेचर के हिसाब से हमने मटेरियल को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कुछ मटेरियल की हम क्या कर सकते हैं, उनको ज़्यादा टेम्परेचर में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हमने 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख लिया है, सब में रखा है। ठीक है, जैसा माइका यूज़ करते हैं तो 130 में भी यूज़ कर सकते हैं, 150 में भी, 180 में, 180 से ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये कैटेगरी आपको अगर याद करनी है तो कर लेना। ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कभी कभी जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे पूछ सकता है। तो आज के लिए केवल इतना ही था।
तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। इसके बाद पार्ट बी में जो है इसकी केबल्स जो इम्पोर्टेंट है, इसमें हम केबल के बारे में पढ़ेंगे। तार केबल में क्या अंतर है, केबल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो थैंक यू।